कैटलिस्ट ये जो है एक केमिकल होता है, और इसका काम क्या होता है कि विच इज़ यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन मतलब उसके अंदर दो चीज़ें, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, रिएक्टेंट्स जो आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना देती हैं, विच इज़ यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें आपके पास दो चीज़ें या तीन चीज़ें या मल्टीपल जितनी भी हो सकती हैं, वो आपस से मिलकर एक प्रोडक्ट बना देती हैं। और ये कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये उसको जो है ना बूस्ट अप कर देता है, मतलब उसकी स्पीड अप उसको कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अब एंजाइम हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। दीज आर द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होते हैं ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या होगा, बायो का मतलब जहाँ पे भी आए तो आप लोग यूँ समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात हो रही है। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल, लिविंग सेल से पैदा होते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। मतलब कि बायोलॉजिकल रिएक्शन की जब बात हो रही है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात हो रही है, इसको हम लोग एंजाइम का नाम देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसको एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। अब उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज these are the catalyst of biological system that are produced by the living cells। लिविंग सेल से प्रोडक्शन होती है, विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन सबस्ट्रेट की है। सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिस पर जो एंजाइम है ना आकर रिएक्ट करता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट आमिर क्या होती है बोला, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर एंजाइम आके उसके ऊपर जो है ना काम करता है और उसके बाद वहाँ से जो है ना प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। जैसे आप लोग मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और वो क्या बना देती हैं, प्रोडक्ट बना देती हैं। तो इसी तरह से सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ होती है जिस पर जो है ना एंजाइम आके काम करते हैं, उसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम कहते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंजाइम की, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। कैटालिटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था एक एनाबॉलिक होता है और दूसरा कैटालिटिक होता है। कैटालिटिक का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक लार्ज कंपाउंड है, उसको कैटलाइज कर देना, उसकी ब्रेक डाउन कर देना, ताकि वो स्मॉलर जो है ना उसके अंदर स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसको हम लोग कैटाबॉलिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो फर्स्ट इसका है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल उसने दी है कि सक्रोज आप लोगों ने पढ़ा था डाइसेक्राइड के अंदर, ग्लूकोज के दो मालिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और क्या बना देते हैं, डाइसेक्राइड। और ये जो सक्रोज होता है ये क्या चीज़ है, डाइसेक्राइड होता है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए या इसको कैटलाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सक्रेज का नाम देते हैं, इसको हम लोग सक्रेज का नाम देते हैं। तो ये जो है ना इसको कैटलाइज कर रहा है, किसको, सक्रेज किसको कैटलाइज करेगा, सक्रोज को करेगा। सक्रेज एंजाइम इन इट स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज, ठीक है। सक्रोज की जो है ब्रेक डाउन करेगा। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का मतलब होता है कि पानी के टूटने की वजह से, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज़्यादातर पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एंड डिल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन, और जो डिल्यूटेड अल्कोहल सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। बट जो बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीएच, पीएच क्या होती है, पीएच हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग पीएच का नाम देते हैं। और अच्छा ऐसे एंजाइम्स जो मतलब एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ऐसे एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं
और अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर अल्कलाइन पीएच आ जाए तो फिर क्या होगा, वो वाला एंजाइम जो है ना सही तरह से काम नहीं करेगा। मतलब एक ऐसा एंजाइम जो एक एसिडिक पीएच पे काम कर रहा है और वहाँ पर अगर एनवायरनमेंट आ जाए अल्कलाइन का तो वो वाला एंजाइम जो है ना काम नहीं करेगा। और इसी तरह से कोई एक ऐसा एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच पे काम करता है और उस पर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक आ जाता है तो क्या होगा, वो भी जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पीएच के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला हम लोग देखते हैं एसिड्स का। एसिड जो है डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एन अल्कलाइन पीएच, मतलब कि ऐसे एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं और अगर उनको एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो क्या होगा, उनको जो है डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट का मतलब है कि उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है उसको ख़त्म कर दें। जैसे मैंने बताया था कि डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, जैसे डी ऑक्सी राइबोज एक राइबोज शुगर है और दूसरी डी ऑक्सी राइबोज है, मतलब दोनों जो है 5 कार्बन शुगर्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो डी ऑक्सी है मतलब एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है वहाँ से रिमूव किया हुआ है। ठीक है, डी एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट का उल्ट होता है। उसने जहाँ पे एग्जांपल दी है, ट्रिप्सन एक एंजाइम है जो कि अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। अल्कलाइन पीएच जो है 8.7 है। ठीक है, और अगर वहाँ पर एसिडिक पीएच होगी तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा। और अब आगे उसने लिखा है कि ट्रिप्सन जो है ना ये एक एंजाइम होता है जो कहाँ से रिलीज़ होता है, पेंक्रियाज से, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये बातें जो है रिवाइज़ हो रही हैं, आप इसको करना चाहें तो कर लें, ना करें तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। जस्ट आप लोग यहाँ पे माइंड में ये रखें कि एसिड जो होते हैं ये डीएक्टिवेट एंजाइम करते हैं दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। उसके बाद बेसिस हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे एंजाइम दैट जो एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, ऐसे एंजाइम जो एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम करते हैं और अगर उनको एनवायरनमेंट मिल जाए बेसिक का तो वो क्या करेंगे, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, पेप्सिन एक्ट एज एसिडिक पीएच। ये पेप्सिन जो है एसिडिक पीएच पे काम करता है और उसकी पीएच 1 से 2 है, और अल्कलाइन पीएच जब होगी तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनके ये जो कहानी लिखी हुई है ना पीएच की, मतलब कि वो ये जहाँ पे ये जस्ट कहना चाह रहा है कि जो भी एंजाइम है उसकी मखसूस एक पीएच होती है और उस पर जो है ना वो वर्क करते हैं। ठीक है, और अगर वो पीएच ऊपर नीचे हो जाए तो वो वाला जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे वो बता रहा है कि बेसिस का और अल्कलाइन एसिड्स का, या मतलब कि ऐसे एंजाइम जो एसिड पीएच पे काम करते हैं अगर उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है अल्कलाइन का तो क्या होगा, वो वाले एंजाइम जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पीएच के बारे में, मतलब एंजाइम जो है एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं और उसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच का नाम भी देते हैं। अच्छा, ऑप्टिमम का वर्ड जो है ना आगे आएगा, ऑप्टिमम पीएच भी हो सकती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑप्टिमम हो सकती है। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। अब मैंने क्वेश्चन एक करना है ज़ुबैर से, वो थोड़ा मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहे। यहाँ पे उसने लिखा है कि टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज़ 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। कहता है यहाँ पर जो है ना उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज़ रिगार्डेड बिटवीन, अच्छा यहाँ पर उसने फ़ारेनहाइट में बता दिया, जहाँ पर उसने जो है ना सेंटीग्रेड में बता दिया, कोई इस पर फ़र्क वाली बात नहीं है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट, और अगर हम लोग सेंटीग्रेड में करें तो शायद 37 होता है। ठीक, अच्छा ऑप्टिमम सवाल अब मेरा स्टार्ट हो गया जी। ऑप्टिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग ऑप्टिमम का नाम देते हैं। यहाँ पर उसने एक थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इनएक्टिव, ये एंजाइम की बात हो रही है। कहता है कि 0 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, 10 से 20 पर क्या है, 35 से 40 पर क्या है, 50 डिग्री पे क्या है, 60 पे क्या है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे उसने लिखा है कि 0 डिग्री जब होगी तो एंजाइम जो है ना इनएक्टिव होगा, मतलब काम भी नहीं करेगा। और अगर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वेरी लिटल एक्टिवेट होगा, मतलब एक्टिव है लेकिन बहुत ही कम मिकदार में है। और ये 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम एक्टिव है, और 50 टेम्परेचर आ गया तो ये इनएक्टिव है, और यहाँ पर 60 है तो ये डिस्ट्रॉय हो गया है। अब ये जो टेम्परेचर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मेरा ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 to 20, 35 to 40, 50 डिग्री और 60 डिग्री, इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक्टिविटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम का वर्ड जहाँ पे भी आए तो आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि जहाँ पर जो है ना किसी भी चीज़ की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब ये देखिए ना, ये मैक्सिमम एक्टिव लिखा हुआ है 35 to 40, इसका मीन कितना आएगा 37 आएगा। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। एग्स के अंदर क्या होती है, प्रोटीन भी होती है और लिपिड भी होते हैं। एग्स को जब आप लोग बॉयल करते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रोटीन जो है कोएगुलेट कर जाती है, जम जाती है। तो इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से 101 पे चला जाए, 102 पे चला जाए, 103 पे चला जाए, तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं ना वो भी कोएगुलेट करना शुरू कर देती हैं और बंदे की जो है डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपने ये हेडिंग लिखनी है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है आमिर। फर्स्ट आपने ये लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये नीचे अगर आप लोग आएँ, ये देखिए ये वाला जो है यहाँ पर ES लिखा हुआ है। ES का मतलब क्या है, ES का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये वाला इसका है प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना। और इसके रिएक्टेंट्स कौन से, ये देखिए ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ बना देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसका जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ मैं। इसमें आप लोग ये नीचे एक तवीज़ सा बना हुआ है, ES लिखा हुआ है। ES का मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसके जो रिएक्टेंट्स हैं एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, दो चीज़ें हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट है। तो आपने जस्ट इसकी हेडिंग बनानी है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आप लोगों ने खुद अपनी वर्डिंग में लिखना है कि एंजाइम कंबाइंड विद सबस्ट्रेट, और इसके नतीजे में क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जस्ट आपने इतना लिखना है। उसके बाद सेकंड जो इसका है, कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। ये जो ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है ES, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग EP। EP का मतलब है एंजाइम प्रोडक्ट, मतलब इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। और उसके बाद आपने लिखना है, ये देखिए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, एंजाइम सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट सेपरेट हो गया। आपने यहाँ पे लिखना है कि रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम द एंजाइम, एंजाइम से जो है प्रोडक्ट की जो है ना रिलीज़ हुई है वो कैसे हुई है। तो ये वाले जो 3 स्टेप हैं ना ये आप लोग को आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट अगर आ भी जाता है तो आप इसके ये वाले जो 3 स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इसका जो आपने ये वाला स्टेप लिखना है, और इसमें आप लोग लिखेंगे कि मतलब सिंपल आप लोग नीचे एक डायग्राम दिया पहले मैं आप ये देखें, ये वाला एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, ये नीचे जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ना ये एंजाइम है, और ये वाला जो है सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर का। बुक के अंदर जो है ना बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पिक्स हैं तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है कलर पिक्चर। ये वाला आपके पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये पहला स्टेप है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये जब आपस में मिल रहे हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है। ये नीचे जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है, ये एंजाइम है और ये इसके साथ जो है ना सबस्ट्रेट है, ये आपस में मिल गए हैं तो क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हम लोगों ने पढ़ा कि ये कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में। ये देखें कि इसका कलर ग्रीन है और इसका जो है ना रेड होया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है एंजाइम के साथ अभी भी अटैच है,
ये एंजाइम के साथ अभी भी अटैच है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, ये उसने जो है ना ईपी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ये नीचे वाला एंजाइम है और ऊपर वाला क्या चीज़ है, ये प्रोडक्ट है। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है, ये एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। ये नीचे एंजाइम पड़ा हुआ है और ऊपर क्या चीज़ है, ये प्रोडक्ट है। तो ये उसका मैकेनिज़्म है किस चीज़ का, कि एंजाइम जो है किस तरह से काम करते हैं। वही जो 3-4 इसके स्टेप लिखे हुए हैं, आप इसको मज़ीद नीचे वाली डायग्राम से भी लिख सकते हैं। आप या तो इस तरह करें कि ये वाला जो है ना एक जनरल जो है रिएक्शन, ये आप लोग याद कर लें। और इसका पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, वो कह रहा है कि कैसे बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। आप नीचे लिख दें कि भाई इन दिस स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखें कि रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये रिलीज़ हो रहा है कहाँ से, एंजाइम से हो रहा है। तो इसको आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन आई हुई है एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये वाला जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम वो कहते हैं कि यहाँ पर एक मखसूस स्पेस होती है, एक साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है। इसको हम लोग एक्टिव साइट का नाम देते हैं। एक्टिव साइट जो है ना एक्टिवेट से वर्ड से निकला है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो एंजाइम के साथ आके अटैच हो रही है और उसको जो है ना एक्टिवेट कर रही है कि आप जो है ना अपना काम करना स्टार्ट कर दो, आप अपना काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट, ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है। द बाइंडिंग टेक प्लेस, किस चीज़ की बाइंडिंग हो रही है, एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड द प्लेस ओवर द एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक मखसूस स्पेस है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और उस साइट को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, एक्टिव साइट, या इसको एक्टिवेट साइट का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है इसी का सब टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। जैसे हम लोगों ने हार्मोन के बारे में पढ़ा कि टेस्टोस्टेरॉन है वो स्टीरॉइड होता है, एस्ट्रोजन स्टीरॉइड होता है, और इंसुलिन क्या होती है, ग्राम प्रोटीन होती है। अच्छा, ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के। 99% जो एंजाइम है वो प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग प्रोस्थेटिक कंपाउंड या प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। ये हम लोगों ने शायद लिपिड्स के अंदर पढ़ा है या मेरे ख्याल में प्रोटीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे अब याद नहीं है। प्रोटीन के अंदर पढ़ा है जी, जैसे लिपोप्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ी थी। प्रोटीन के अंदर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होगा, लिपिड्स का होगा, ऐसे ही है ना। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के अंदर जो है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच किया हुआ है। अच्छा, इसकी केमिकल नेचर, ये एमसीयू के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। उसके नीचे ऑप्शन हो सकते हैं प्रोटीन है, लिपिड है, या मतलब कुछ और है। तो आप लोग आपको पता हो कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम आर इधर प्रोटीन, ये जो है ना प्योर प्रोटीन्स होते हैं, या वो कहते हैं कि अगर प्योर प्रोटीन नहीं होते तो इसके अंदर जो है ना सम केसेस में कुछ असेंशियल कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम भी दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। उसको हम लोग ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है एक वो फैक्टर भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है। ये आपको मैं नीचे बताता हूँ कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये माइंड में रखें कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो फैक्टर है, वो एंजाइम है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है किस चीज़ के, एंजाइम के, जो कि ज़रूरी होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। दो वर्ड यूज़ किए हुए हैं, एक हालो एंजाइम का है और दूसरा जो है एपो एंजाइम का है। एक हालो एंजाइम का और दूसरा एपो एंजाइम का है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप
कोफैक्टर या कोएंजाइम, ये वाले क्या चीज़ है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये क्या चीज़ें हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब ये वाला एपोएंजाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर उसने कोफैक्टर लिखा हुआ है। अब कोफैक्टर क्या चीज़ है, प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये वाला जो है नॉन प्रोटीन पार्ट, जब ये वाला जो है ना रेड कलर वाला, ये प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है। ये जब कोफैक्टर अटैच होगा प्रोटीन पार्ट के साथ तो ये बन जाएगा हालो एंजाइम। अब यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, अच्छा मुझे अब ये बताएं कि हालो एंजाइम और एपो एंजाइम, इसमें से हालो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम है या एपो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम है? हालो एंजाइम जो है कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये वाला जो है प्रोटीन पार्ट है और ये वाला जो सॉरी ये जो है कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये किसकी बात हो रही है? ये ऐसे एंजाइम की बात हो रही है जहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट का होना ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जहाँ पर वो जो है ना टोटली प्रोटीन पार्ट होते हैं, तो वो वाले जो है ना कम्प्लीटली उसको हालो एंजाइम का नाम हम देते हैं। अब ये हालो एंजाइम और एपो एंजाइम कहाँ पे बात हो रही है? जहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट इसके अंदर अटैच होगा। अच्छा, ऐसे एंजाइम जहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट की बात, जिनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होती, वहाँ पर हम लोग एपो एंजाइम और हालो एंजाइम की बात नहीं करेंगे। एपो एंजाइम और हालो एंजाइम की बात हम उस वक्त करेंगे जब प्रोटीन एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होता है, ठीक है जी। जब प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होता है उसको हम लोग ये दो डेफिनेशन एपो एंजाइम और हालो एंजाइम का जिक्र करेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया ये जो केमिकल नेचर है यहाँ पे है। केमिकल नेचर वो कह रहा है कि एंजाइम्स आर ईदर प्योर प्रोटीन, वो जो है ना प्योर प्रोटीन्स होती हैं, और या फिर कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट एंड एडिशन in addition requires small non-protein molecule and metal ions which are essential for their activity। वो कहता है पहली बात तो ये है कि एंजाइम जो है ना टोटली प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, और कहता है कि अगर प्रोटीन के नहीं होते तो कहता है इसमें जो है ना कुछ कंडीशन में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे, ठीक है। और जब नॉन प्रोटीन की कहानी अब इसके अंदर हम लोग सुनाएंगे तो उस वक्त जो है हम एपो एंजाइम और हालो एंजाइम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उसने हालो एंजाइम का लिखा हुआ है द एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट की बात हो रही है, और नॉन प्रोटीन पार्ट ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूट द होल आर कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एंजाइम होगा उसको हम लोग हालो एंजाइम का नाम देते हैं। आप लोगों ने जस्ट यहाँ तक करना है। और नेक्स्ट ये बता रहा है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर ये जो है नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है, नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है जो कि ज़रूरी होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और इसके अंदर जो है ये टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है इकट्ठे एट ए टाइम मौजूद होते हैं, और इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं। और देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर ये मेटल आयन भी हो सकते हैं, लाइक फेरस आइंस हैं, ये जिंक आइंस हैं, मैग्नीशियम आइंस हैं, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक का नाम देते हैं। और अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इसको हम लोग कोएंजाइम का नाम देते हैं, ठीक है। ये कोएंजाइम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये ऑर्गेनिक है। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो प्योरली कोफैक्टर होगा। और इसके आप लोगों ने एक एग्जांपल के ऊपर एक आयन लिख देनी है Fe2+। ये 2+ जो साथ लिखा हुआ ना इसको आपने इसके ऊपर लिखना है छोटा सा, ये बुक के अंदर ये गलत लिखा हुआ है जी, आगे +2 बड़ा नहीं लिखना, आपने ऊपर छोटा सा करके लिखना है। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप, दीज कोफैक्टर्स those cofactors and coenzyme that are very tightly bound with the enzyme protein, जो कि एंजाइम प्रोटीन के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच होते हैं, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है।
जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने पढ़े थे। OH अगर किसी के एंड में आ जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है, और अगर किसी के एंड में COOH आ जाए तो एसिड ग्रुप होता है। और इसी तरह से ये जो एंजाइम है ना, इसके एंड में एज लगा होगा, ASE। जैसे आप लोगों ने पढ़ा सक्रेज किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, सक्रोज पे। और अगर मैं कहूँ कि माल्टेज, ये इकराम किस चीज़ पे रिएक्ट करेगा, माल्टोज पे करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि शुरू में जो है ना सबस्ट्रेट का नाम होगा और उसके एंड में आपने एज लगा देना है। शुरू में सबस्ट्रेट का नाम होगा और एंड में आपने एज का नाम लगा देना है। जैसे सक्रोज है, सक्रो आगे एंड में एज लगा देना है, माल्टो आगे एज लगा देना है, माल्टेज, ठीक है। एंजाइम हैव बीन नेम्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, मैनी केसेस देयर नेम एंड्स इन एज। इनके जो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर उनके नेम जो है ना एज में एंड हो जाते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया सक्रेज, ये किस चीज़ पे रिएक्ट करेगा, सक्रोज पे करेगा। लाइपेज आमिर किस चीज़ पे करेगा, लिपिड्स पे करेगा। और यूरिएज किस चीज़ पे करेगा, यूरिया पे करेगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो है ना, देयर आर 6 मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम। फर्स्ट वन जो है ना ऑक्सीडो रिडक्टेज है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज यहाँ पर जो है ना दो टर्म यूज़ की गई है, एक ऑक्सीडो की और दूसरी रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब उनके आधे आधे नाम उसने लिखे हुए हैं, एक उसके अंदर ऑक्सीडेशन का है और दूसरा जो है रिडक्शन का है। तो अगर आप लोगों को यहाँ इसकी समझ आ गई है कि यहाँ पर दो चीज़ों का इजाफा किया हुआ है, तो आप लोग खुद इसको लिख सकते हैं। आप लिखें दीज एंजाइम, इसको हम लोग रिडॉक्स एंजाइम का नाम भी देते हैं। रिडॉक्स एंजाइम क्यों कह रहे हैं, ये दो वर्ड हैं, एक RED है रिडक्शन से है और दूसरा OX है वो ऑक्सीडेशन से है। दो कौन कौन से इसके अंदर टर्म्स आ रही हैं, रिडक्शन की और दूसरी ऑक्सीडेशन की है। ये एंजाइम ने सारों ने कैटेलाइज ही करना है, एंजाइम जो है सारे कैटेलाइज ही करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आप लोग ये लिखें दीज एंजाइम, आप लोग ये छोड़ दें, आप लोग लिखें दीज एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे इतना, क्योंकि ऊपर नाम ले देखें ना आप लोग, ऑक्सीडो रिडक्टेज, एज तो मतलब एंजाइम को शो कर रहा है, और ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन से है, रिडक्ट का मतलब रिडक्शन से है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से है। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज का नाम देते हैं। आप यहाँ तक कर लें, इतना काफ़ी है। उसके बाद आप लोग आ जाए ट्रांसफरेज। एज का मतलब क्या है, एंजाइम है। ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, मतलब एक मालिक्यूल से कोई भी चीज़ दूसरे मालिक्यूल पे ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफरेज कौन से आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखें। एज का मतलब आ गया तो आप कहेंगे भाई ये एंजाइम है। ट्रांसफ़र कर रहा है। ऐसे एंजाइम जो किसी भी कंपाउंड से या मालिक्यूल से एक मालिक्यूल को या फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है दूसरे मालिक्यूल पे, उसको हम लोग ट्रांसफरेज का नाम कहेंगे। नीचे अब मैंने क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों से। अब दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट ए ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे OH हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, एसिड ग्रुप हो सकता है, सच एज फास्फेट, अमाइनो, मिथाइल फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर मालिक्यूल। एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अब ये जाहिद मुझे बताएगा कि ट्रांस अमाइनेज का क्या मतलब है, इसमें कौन सी मतलब चीज़ है जो एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में ट्रांसफ़र होगी। ट्रांस का मतलब तो आ गया भाई ट्रांसफ़र करना, और एज का मतलब आ गया कि ये एंजाइम है, और अमाइनो दरमियान में रह गया ना, तो भाई अमाइनो ग्रुप उसको कर रहा है ना, एक से दूसरे के अंदर, एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये आमिर जो फास्फो ट्रांसफर, इसमें क्या होगा, फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट ग्रुप होगा। ट्रांस मिथाइलेज में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलेजेस है। हाइड्रोलेजेस दीज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन कर देना। तो दीज एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, जस्ट आप इतना कर लें जी काफ़ी है। उसके बाद लाइएजेस है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोलाइसिस में हमने ये कहा है कि पानी की मौजूदगी में किसी भी चीज़ का टूट जाना। ये जो लाइएजेस है ना, ये भी ब्रेक डाउन है, ब्रेक बॉन्ड्स
बॉन्ड की जो है ना ब्रेक डाउन है विदाउट यूजिंग वाटर, इसमें पानी के बगैर जो है ना ब्रेक डाउन होगी, उसको हम लोग लाइएजेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज एंजाइम कैटलाइज द एडिशन ऑफ NH3, ये कौन सा होता है, अमोनिया ग्रुप होता है। H2O, ये 2 जो बड़ा लिखा हुआ है ना, H के बिल्कुल नीचे लिखना है आपने छोटा करके, और CO2 ऑक्सीजन का C बड़ा लिखना है आपने, ऑक्सीजन बड़े लिखना है, और जो 2 है ये छोटा सा लिखना है ऑक्सीजन के साथ। 2 डबल बॉन्ड्स आर रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड्स। वो कहते हैं या तो ये किसी भी मालिक्यूल के साथ NH3 H2O या CO2 को कैटलाइज कर देते हैं, या फिर वहाँ से जो है ना ये रिमूव कर देते हैं इन ग्रुप्स को, इनकी बात हो रही है, इसको हम लोग लाइएसिस का नाम देते हैं। जस्ट आप इसकी डेफिनेशन कर लें। उसके बाद आइसोमरेज है। अच्छा, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी आइसोमेराइजेशन की, शायद आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में याद हो, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, वो भी वही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जो है एक दूसरे के आइसोमर है। अब आइसोमर होने का मतलब क्या है, आइसोमर होने का मतलब ये होता है कि उनके जो फार्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब अरेंजमेंट होती है उनके कार्बन की या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, वो थोड़ी सी जो है ना चेंज ऊपर नीचे हो जाती है। वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन उनका जो फार्मूला होता है वो सेम रहता है। इसको हम लोग आइसोमर का नाम देते हैं। आइसोमरेज अब कौन से होंगे, ये ऊपर रेड कलर में मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको जो है ना कंसीडर कीजिएगा, नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा। दीज एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू वन ऑफ इट्स आइसोमर। ये कन्वर्ट कर देता है किसी भी मॉलिक्यूल को उसके अपने आइसोमर में। ठीक है, आइसोमरेज जो है ना दो वर्ड्स हैं, एक एज है, एज का मतलब एंजाइम है, आइसोमर मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बट उसका जो फार्मूला होता है स्ट्रक्चर वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइसोमरेज का नाम देते हैं। उसका जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, इसी तरह से फ्रक्टोज का फार्मूला भी वही है, लेकिन क्या है कि ये एक दूसरे के आपस में आइसोमर है। और नीचे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट। मतलब जो फार्मूला ग्लूकोज 6 फास्फेट का होगा वही फार्मूला फ्रक्टोज 6 फास्फेट का होगा, लेकिन इनकी जो मतलब एक अरेंजमेंट आप लोग कह लें, जो मतलब इनके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे उसने कर दी है। लाइगेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गांठ दे देना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, इसको हम लोग लाइगेज का नाम देते हैं। दीज एंजाइम जॉइन टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल को आपस में जॉइन करते हैं। लाइगेज मतलब बताया कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, दीज एंजाइम जॉइन टू मॉलिक्यूल बाय फार्मिंग CO। ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक तरफ अगर मॉलिक्यूल हमारे पास एक पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा पड़ा है, तो एक तरह से हमारे पास कार्बन आएगा, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में आके एक बॉन्ड बना लेंगे। अगर ये नहीं होगा, कार्बन और सल्फ़र का भी हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन का भी हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइगेज कौन से एंजाइम होंगे, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देते हैं, उसको हम लोग लाइगेज का नाम देते हैं। और जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, उनके दरमियान बॉन्ड भी तो बनेगा ना, वो वाला बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का सल्फ़र के साथ बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है। यहाँ से आप लोगों ने एक ये लाइन आप लोग कर लें, दी एंजाइम रिएक्शन इन मैन अकर बेस्ट एट अराउंड 37 डिग्री विच इज़ दी एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम होते हैं ना, वो 37 डिग्री पे जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी तो 39 है, 37 है, सो रहे हो आप, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है। तो कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो चूँकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो
ये जो है 37 टेम्परेचर पे बेस्ट इनकी परफॉर्मेंस होती है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ये दोबारा से आ गया है। ये मैंने आपको बताया है कि ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच एट एंजाइम रिएक्शन अकर फास्टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब ये नहीं कहना कि तमाम जो एंजाइम होते हैं वो 37 पे ही काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ एंजाइम हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम हैं वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। हर एंजाइम की पीएच भी स्पेसिफिक होती है, उनका टेम्परेचर भी स्पेसिफिक होता है। अब वो बता रहे हैं कि कुछ एंजाइम हैं वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करते हैं। ये पेपर के अंदर एक आगे जो है आ सकता है। दी एंजाइम एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं। ये वाला एंजाइम एज लगा हुआ है ना, तो ये एंजाइम है। ये एंजाइम कहाँ से हासिल होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। ये उसने यहाँ से सेपरेट लिख दिया है, तो THERMUS है, ये थर्मस है। थर्मस का मतलब हीट है, ठीक है। एक्वेटिकस दैट ग्रोज इन हॉट वाटर स्प्रिंग इज स्टेबल एट 90 डिग्री टेम्परेचर। वो कहते हैं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये एमसीक्यू के अंदर आएगा लाजमी। वो पूछेगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है किस टेम्परेचर पे जो है ना फास्टेस्ट इसकी एक्टिविटी होती है, तो आप लोगों ने बताना है कि 90 डिग्री पर डीएनए पॉलीमरेज की मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी होती है? 90 डिग्री पे। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कहाँ से हासिल होता है? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये पेपर के अंदर आ सकता है। ये दो चीज़ें अब यहाँ पे एमसीक्यूज आ रहे हैं। एक इसका जो है टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर के मैक्सिमम एक्टिविटी इसकी कहाँ पे होती है? डीएनए पॉलीमरेज की 90 डिग्री पे। और इसको हम कहाँ से हासिल करते हैं? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच ये दोबारा से आ गया है। अब ऑप्टिमम पीएच आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि भाई ऐसी पीएच होती है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और हर एंजाइम की जो है ना एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इसकी जो है ना 6.4 से 6.9 होती है और ट्रिप्सन की जो है ना 8.0 से 9.0 होती है। अच्छा, आमिर बताएगा कि 6.4 से 6.9 ये एसिडिक है या अल्कलाइन है? एसिडिक है। 7.0 से अगर नीचे पीएच हो रही होगी तो एसिडिक पीएच होगी और 7.0 से आगे होगी तो वो कौन सी होगी? अल्कलाइन होगी। नेक्स्ट ये इनहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोक देना। सर्टेन सब्सटेंसेस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी और इसको हम लोग एंजाइम इनहिबिटर का नाम देते हैं। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है तो आप जस्ट इतना ही करें डेफिनेशन को। इनहिबिटर मतलब आप देखें कि इनहिबिट मतलब किसी भी काम को रोक देना, किसी भी काम के अंदर मुदाखलत पैदा कर देना, उसको हम लोग इनहिबिटर का नाम देते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जो एंजाइम एक्टिविटी को रोक देती हैं उसको हम लोग इनहिबिटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन इसके क्या हो सकते हैं? एंजाइम के ये लास्ट हमारा टॉपिक है। एंजाइम के कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट वन जो है डिक्रीज। अब ये हेडिंग आप लोगों ने बनानी है, जैसे आमिर ने बनाई हुई थी लेकिन नीचे उसने डिटेल नहीं लिखी तो आप लोगों ने एक एक लाइन लिखनी है। फर्स्ट जो है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए आपको जो है ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इकराम, दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए, उनका रिएक्शन करवाने के लिए वहाँ पर हमें थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इतना लिखना है एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, आपने ये लिखना है। नीचे मैं आपको एग्जांपल एक समझा देता हूँ, जस्ट आपने लिखना इतना है। ये देखिए, ये वाटर है H2O2 नहीं, ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। इसकी कन्वर्शन हुई है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है 18,000 कैलोरीज पर मोल है। ये एनर्जी कितनी है? 18,000 है। यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है और नीचे उसने लिखा है H2O2। ये एंजाइम की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन हुई है, H2O2 बना है, लेकिन जहाँ पर उसकी जो एनर्जी है 2000 कैलोरीज पर मोल है।
समझ आई बात की कि ये जो एंजाइम होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि एंजाइम नहीं है तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें 18,000 कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर थी, लेकिन जहाँ पर हमारे पास एंजाइम आ गया है तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, 18,000 से कितने पे आ गई है, 2,000 पे आ गई है। आप ये एग्जांपल अगर लिखना चाहें इजी है तो लिख लें, अगर नहीं लिखनी तो ना लिखें। उसके बाद डाइजेशन, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ी, तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे एंजाइम पढ़े। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम हम लोगों ने पढ़े, उसके स्टमक के अंदर हम लोगों ने एंजाइम पढ़े। तो वो वाले एंजाइम जो है हमारी डाइजेशन के अंदर उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल मालिक्यूल। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब होता है जो हमारे ब्लड के अंदर जज़ब नहीं हो सकते, इनटू ये कन्वर्ट करता है स्मॉलर सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मालिक्यूल। डिफ्यूजिबल मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल जो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिए अमाइलेज की, ट्रिप्सिन की, लाइपेज की, ठीक है। इसकी समझ आ गई डाइजेशन की कि मतलब डाइजेशन के अंदर इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, और ये क्या काम करते हैं, ये लार्ज कम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल मालिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, स्मॉल सिंपल और डिफ्यूजिबल मालिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद है चीज़ मेकिंग, एंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़, ये चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्वीटनर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज स्वीटनर, ये स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोसाइडेज, ये आप लोग कर लें तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एज डिटर्जेंट, इस डिटर्जेंट क्या होते हैं, सर्फ को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, इसका क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम। आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज्ड एज डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस का आमिर क्या काम होगा, नींद भी आपको आ रही है, प्रोटीएजेस का काम बताओ क्या होता है।